हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं की हमारी जो वसंत भाग 3 पाठ्य पुस्तक है उसका जो दूसरा चैप्टर है लाख की चूड़ियाँ, उसके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी देना चाहूँगी। तो इस पाठ के जो लेखक है वो है कामता नाथ जी। उन्होंने इस कहानी में सबसे पहले किसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित करवाया है। तो कामता नाथ जी की कहानी है जो लाख की चूड़ियाँ, जिसमें शहरीकरण और औद्योगिक विकास से गांव में उद्योग के ख़त्म हो जाने के कारण जो दुख है उसके बारे में हमें वर्णन किया है। हमें बताया है कि किस प्रकार से जो बदलू है उसका लाख की चूड़ियों का काम, यहाँ पे एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बदलू, जो कारीगर है और वो लाख की चूड़ियों का काम करता है, लेकिन उसका काम है वो बंद हो जाता है। तो किस प्रकार से वो हिम्मत नहीं हारता और अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो आइए चलते हैं संपूर्ण पाठ की तरफ। सारे गांव में बदलू जो था वो मुझसे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा जी के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव था। अक्सर बच्चों को जब गर्मी की छुट्टियां होती हैं अपने मामा जी के गांव में या फिर घर में जाना बहुत पसंद होता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे जो लेखक है वो बताते हैं मुझे भी गाँव जाना बहुत पसंद था, लेकिन उन्हें गाँव में एक बंदा था जो बहुत अच्छा लगता था, जो एक व्यक्ति था जिसका नाम था बदलू। ठीक है, वो उन्हें लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर देता था और रंग बिरंगी गोलियों को जो किसी भी बच्चे को मन को मोह लेती जो मतलब वो थी लाख से बनी हुई गोलियां, जिसमें कोई भी हम कलर डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनती हैं, जिसे देखकर किसी का भी मन है वो आकर्षित होता है। वैसे तो मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। तो इसमें जो लेखक हैं वो बदलू जो कारीगर उनके बारे में बताते हैं कि वो उन्हें बदलू बदलू मामा नहीं बोलते थे, बल्कि उन्हें बदलू काका बोलते थे। बदलू का एक मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसके नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो यहाँ पे बताया गया कि बदलू का जो घर था वो एक पुराने नीम के पेड़ के पास में था और बदलू हमेशा उस पेड़ के नीचे बैठकर काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। भट्टी होती है जिसमें हम आग डाल के सुलगाते हैं और बहुत ज़्यादा उससे आग निकलती है, जिसमें वह लाख को पिघलाया करता था। तो पहले लाख को पिघलाना पड़ता है, उसके बाद हम उसको किसी भी शेप में दे सकते हैं। ठीक है, उसको कड़ा बना सकते हैं, उसका कुछ भी बना सकते हैं, गले में पहनने के लिए कुछ नेकलेस भी बना सकते हैं। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख के सामने पतला कर कर चूड़ी का आकार देता और पास में मतलब चार छः भिन्न भिन्न आकार के बेलुना नुमा, बेलन के आकार के जैसे बेलन होते हैं जिससे हम रोटियां बनाते हैं, मुगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। ठीक है, तो वो अक्सर नीम के पेड़ के पास में बैठकर अपना काम करता था और वहाँ पर वो भट्टी में उस लाख को मेल्ट करता था, उसको पिघलाता था। ठीक है, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियां बनाकर चुकने के पश्चात वह उस पर रंग डालता। तो पहले वो उसको मेल्ट करता था, उसके बाद में उसमें अलग अलग प्रकार का कलर डालता था। बदलू यह कार्य सदा से एक मछिए पर बैठकर किया करता था। मछिया होता है एक टाइप की चारपाई जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता था। गांव में मेरा दोपहर के समय अधिकतर बदलू के पास में ही बीतता था और वह मुझे लल्ला कहा करता था। मुझे पहुंचते ही मुझे तुरंत एक मछियाँ मंगा देता। मैं घंटों घंटों वहाँ पर बैठकर इस प्रकार से चूड़ियाँ बनते हुए देखता रहता। तो जो लेखक हैं वो बदलू का जो काम करने का तरीका, बदलू क्या काम करता था उसके बारे में वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार से जब वो गांव अपने मामा के घर जाते थे तो वो अपना ज़्यादातर टाइम कहाँ पर स्पेंड करते थे, किसके साथ में बिताते थे और वो क्या देखते थे। पूरा जोड़ा बना लेने पर उसे वह बेलन में चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नव वधू की कलाई का हाथ हो। तो जब उसको लाख को मेल्ट कर देते हैं, उसको पिघला लेते हैं, उसको जब हम किसी के अंदर डालेंगे तो वो उसी के आकार का, उसी की शेप का बन जाएगा। तो जो बेलन होता था आगे से पतला और पीछे से चौड़ा, तो वो जो बदलू क्या करता था, लाख को उसको पिघला कर उसको एक शेप देकर उसके अंदर डालता था ताकि वो उसी के साइज़ का बन जाए।
लेकिन जब वो उसको उसके अंदर डालता था बेलन के अंदर, तो वो ऐसे दिखने में ऐसे लगता था कि मानो किसी नई दुल्हन की हाथ की कलाई हो जिसमें वो उसको पहना रहा है। बदलू मनिहार था, तो यहाँ पे बदलू क्या था, वो मनिहार था जो अक्सर चूड़ियाँ बनाते थे, चूड़ियाँ बेचते थे। ठीक है, चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब उसके दादा परदादा, मतलब वो यही काम करते थे। तो बदलू था, उसको वो काम अपने दादा परदादा से ही उसने सीखा और वो भी चूड़ियाँ चूड़ियाँ बनाता था। वास्तव में बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत होती थी और बहुत ज़्यादा उसकी बिक्री होती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के लोगों के लोग थे, वो भी उनसे चूड़ियाँ लेकर जाते थे, परंतु कभी भी चूड़ियों को पैसों में नहीं बेचता था। वो कभी भी उसके बदले में पैसे नहीं लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ दे जाते थे, मतलब लेके जाते थे। लोग क्या करते थे, पैसे नहीं, वो उसको अनाज देते थे और उनसे लाख की चूड़ियाँ थी वो लेके जाते थे, और बदलू भी कभी उनसे बदले में पैसे नहीं लेता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी किसी के साथ उसे झगड़ते हुए नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर अवश्य जिद पकड़ जाता कि जीवन भर चाहे कोई भी उसे मुफ्त की चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वो सारी कसर निकाल लेता। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ पर किसी लड़की का विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ गया था कि उसके घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता और उसको अपने पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो विवाह के टाइम पर बदलू था जो अपने चूड़ियों का, जो लाख का चूड़ा होता था जो अक्सर शादी के टाइम पर जो दुल्हन होती है वो डालती है, वो उसका इतना मूल्य बढ़ा देता था कि उसकी वाइफ को भी, बदलू की पत्नी को भी नए नए कपड़े मिलते, घर में खूब सारा अनाज आ जाता, और तो और शादी के टाइम पर लोग उसे पैसे भी देते। यदि ये संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वो थी कांच की चूड़ियों से। अब हमें जानना होगा कि जो बदलू था उसे कांच की चूड़ियों से क्यों चिढ़ थी। ठीक है, यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसने कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह उसे अंदर ही अंदर कूद उठता। उसे बहुत गुस्सा आता किसी के हाथ में अगर कांच के बैंगल्स पहने हुए देखता। कभी कभी दो चार बातें भी सुना देता। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता था। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में, कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ भी सब कुछ होता है, वहाँ और औरतें अपने मर्द का हाथ। ये देखो यहाँ पे बैठकर बदलू उस बच्ची से बातें कर रहा है। तो वहाँ पर शहर में क्या होते हैं, जो औरतें मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, परंतु उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहनने में मौज ना आ जाए। मतलब वो एक मजाक करते हुए इस प्रकार से जवाब देता है कि शहर की बात तो अलग होती है, वहाँ पे तो सब ऐसे ही ओपनली घूमते हैं हाथ में हाथ डालकर। तो वहाँ की जो औरतें होती हैं उसके हाथ की कलाई बिल्कुल नाजुक होती है, तो वो लाख की चूड़ियाँ नहीं पहन सकती। अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनका हाथों में मौत आ जाएगी। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता था वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था, और आम की फसल में तो रोज ही उसके यहाँ दो चार आम खा आता। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह भी था कि लगभग रोज़ वहाँ एक दो गोलियाँ बना देता। मतलब वो रोज़ उसको एक दो गोली बना के देता था लाख की, और वो वहाँ पर आम भी खाता था जब आम का सीज़न होता था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल के खुलते समय वापस आ जाता। परंतु दो तीन बार मैं अपने मामा के यहाँ आया हूँ, तभी मेरे पिता एक दूर शहर में उनकी बदली हो गई और एक लंबी अवधि में मैंने अपने मामा के गांव में नहीं जा पाया। लगभग 8-10 वर्ष के बाद में मैं वहाँ पर गया तो वो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रही। मतलब मैं भी बड़ा हो गया था। गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। जो पहले कि जब वो छोटा था अक्सर मामा के वहाँ पे जाता था, वो बदलू के पास में जाता था, लेकिन अब वो इतना बड़ा हो गया था कि उसे बदलू के बारे में विचार तक नहीं आया।
बात यह हुई कि में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर गई थी और उसके हाथ में कांच की चूड़ियाँ थी, वो टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर नहीं थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया कि मैंने सोचा कि उस समय मैं बदलू से ज़रूर मिलकर आऊँगा। शाम को मैं घूमते घूमते घर चला गया और बदलू वहीं चबूतरे पर बैठे नीम के पेड़ के खाट पर लेटा हुआ था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरे नमस्ते का उत्तर दिया। उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु मुझे उसने पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, उसके पास गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने उसको अपना परिचय दिया। बदलू फिर चुपचाप रहा, मानो वह अपनी स्मृतियां पलट कर अपने अतीत के चित्र में उतर रहा हो। तभी वह एकदम बोल पड़े, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव में आए हो। हाँ, इधर आना ही नहीं हो उसका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर की दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मच्छियाँ ही नजर आई और ना ही भट्टी। मतलब हो सकता है या तो उन्होंने अपना काम बंद कर दिया हो, क्योंकि वो काफ़ी दिन के बाद में वहाँ पर गए थे। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद हो गया है। मैंने जो बुनाई का काम था चूड़ियों का, कोई नहीं पूछता। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वहाँ कुछ देर चुप रहा। जो बदलू था उसने बताया कि आजकल सब लोग फैंसी जो चूड़ियाँ हैं, बैंगल्स हैं, उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए मेरी जो लाख की चूड़ियों का जो व्यापार था वो बंद हो गया है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच तो बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उससे खांसी आ गई और वो देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था में साथ साथ उसका शरीर था जो बहुत दुर्बल हो चुका था। उसके हाथों और माथे की जो नसें थी वो उभर आई थी। जाने कैसे मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं मुझे, फसली खांसी है। यही महीने 2 महीने में आ जाती है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा कि उसने अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी हुई है, क्योंकि काका ने बिना बोले ही मैं जो सोच रहा था उसे भांप लिया था। तो काका की जो हालत देखकर मुझे ऐसी शंका हुई कि कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो कठिन परिस्थिति है जो काका फेस कर रहे हैं। कुछ देर तक फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर बाद पश्चात मैंने फिर से इस विषय में उनसे पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने कहकर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोले, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुम्हें मैं चुप हो गया। मुझे वो दिन फिर से याद आ गए जो मेरे लिए जब वो काका मलाई होती थी वो बचा कर रखते थे। गायें तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। गायें कहाँ हैं लल्ला, 2 साल हो गए हैं, मैंने उन्हें बेच दिया है। कहाँ से खिलाता? इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आती है। यह तो बहुत है काका, इतने तो मैं खा भी नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, वाह वाह, मैं हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इतने चुगने आम एक वक्त में खा जाता था। मतलब इससे 4 गुना ज़्यादा आम थे वो मैं एक टाइम पर खा जाता था। आप लोगों की बात कुछ और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी लल्ला, 4-5 आम छाट कर दो, सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मतलब आम खा लिए और वहाँ से चले गए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बदलू ने हार मानकर भी हार नहीं मानी। मतलब वो हार गए थे, उनका जो काम था वो बंद हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बेटी के लिए भी जो लाख की चूड़ी बनाई थी और उसकी जो बेटी थी वो उनको पहनी हुई थी। उनका जो व्यक्ति था वो था कांच की चूड़ियों के जैसा नहीं था कि आसानी से टूट जाए। तो यहाँ पे कामदा नाथ जी ने
ओवरऑल बताया है हमें इस पाठ के द्वारा कि किस प्रकार से लाख की चूड़ियाँ जो पाठ हैं, इसमें जो बदलू हैं वो कांच की चूड़ियों को बिक्री होनी बंद हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने जीवन में वो कभी उदासी नहीं आने देते और अपने जीवन में कठिन से कठिन परिस्थितियों का उत्साह के साथ में डट कर सामना करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इस पाठ से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कोई भी मुसीबत के अंदर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें डट कर उसका मुकाबला करना चाहिए। और दूसरी जो हमारे घरेलू, जो हमारे दादा परदादा के पूर्वजों के द्वारा बनाया गया व्यापार है, हमें उसको बढ़ाना चाहिए, ना कि विदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देना चाहिए। हमें जो घरेलू व्यापार है उसकी तरफ सबका ध्यान आकर्षित करना चाहिए और उसको खरीदने के लिए लोगों को प्रोत्साहन करना चाहिए। मिलते हैं जल्दी प्यारे बच्चों आपसे अगले वीडियो में। इसी पाठ के प्रश्न उत्तर मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँगी। अगर आपको पाठ के कंप्लीट सार के अंदर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट एरिया में ज़रूर पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद।